दूसरा करेंगे बच्चों, पेज नंबर हमारा है 112। इसमें 112 पेज में अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों। जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ इस तरह तालमेल बिठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। बच्चों, अल्पसंख्यक है मिनॉरिटी, अर्थात जो संख्या में कम होते हैं। इस पेज में हम जो संख्या में कम थे भारत में, अर्थात जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन कौन से कार्य किए, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा गया, जिसे धर्म के आधार पर भेदभाव कहा गया, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस प्रकार तालमेल बिठाना ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। अर्थात क्योंकि भारत में अधिकतर लोग कौन थे? हिंदू लोग थे। अर्थात जो अल्पसंख्यक थे, जो माइनॉरिटी में लोग थे, उनकी कौन कौन सी समस्याएं थी और उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करना था, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कि जिस प्रकार में भारत के अल्पसंख्यक जो थे वो यूरोप की तरह जातीय, जो कास्ट, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, नेशनल माइनॉरिटी उन्हें नहीं कहा गया बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक कहा गया, क्योंकि धर्म के आधार पर जो संख्या में बहुत कम थे, जैसे मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, ये अल्पसंख्यकों में आते हैं, ये धर्म के आधार आते हैं। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में ना कभी उठे ना उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर हैं। जातीय या तो एक दूसरे में मिल जाती है या उनमें अंतर करना कठिन होता है। जाहिर है धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि और या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं होती। अर्थात इसमें बच्चों क्या बताया गया है, इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में धर्म के आधार पर अनेक विभिन्नताएं थी, लेकिन जाति के आधार पर वे एक दूसरे में मिल जाते थे। उनमें अंतर करना बहुत ही कठिन माना जाता था। धार्मिक दीवारें जो थी वो भारत में स्थायी नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म को बदलता था, उसकी जातीय पृष्ठभूमि या जातीय भाषिक विरासत जो थी वो नष्ट नहीं हो जाती थी। अर्थात लोग जो थे वो धर्म को भी बदल सकते थे, जाति को भी बदल सकते थे, लेकिन उन्हें जो विरासत में जो परंपराएं मिली हुई थी उनको बदलना जो था वो बहुत ही मुश्किल था। परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया था। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती थी। अर्थात जो लोग इन जाति से और धर्म से उठकर एक समुदाय बनाते थे, वो जो समुदाय होता था बहुत ही संकीर्ण होता था, संकुचित होता था। लेकिन उस समय के जो पॉलिटिशियन होते थे, जो राजनीतिक शक्तियाँ होती थी, वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती थी और खिलवाड़ करने के कारण वो उन्हें अपने धर्म और जाति के आधार पर उनका बंटवारा कर देती थी। कांग्रेस सांप्रदायिक दल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग को रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप में हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग जैसे सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे।
इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उनकी मजबूरी थी। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रगति के मार्ग की रुकावटों को दूर करना। और उस कांग्रेस के जो सदस्य थे, उनकी जो संख्या थी, ज़्यादातर लोग जो थे वो हिंदू थे, लेकिन उनके साथ साथ हिंदुओं के अलावा उनमें मुसलमान, सिख, ईसाई भी शामिल थे। इसलिए उनका कांग्रेस का जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उनकी मजबूरी थी। वो सभी के हितों का ध्यान रखते थे। उनका ये मकसद नहीं था कि इसका जो लक्ष्य है वो हिंदू के संरक्षण का हो, बल्कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सभी जातियों को अपने साथ लेकर चलते थे। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। उनके लिए सबसे बड़ी ये थी कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतंत्र राज्य की स्थापना करना। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी, अर्थात कांग्रेस का मुख्य रूप से जो लक्ष्य था वो क्या थी? एकता, राष्ट्रीय एकता। पर उसे मानकर चलती, पर उसे एक ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसलिए काफ़ी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इस पर बराबर बल देती रही। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य था वो था राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। अर्थात उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बहुत बल दिया। उन्हें उनका ये मानना था कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता भी रहे, वो स्वतंत्र भी रहें और उनमें एकता का भाव भी हो और वो मिलजुल कर भी चलें। लोग अपने विचारों को प्रकट भी करें लेकिन उनमें एकता का भाव हो, अर्थात उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना हो, वो सभी मिलकर चलें। ये कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। पुराने ज़माने में या गुजरे ज़माने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उनकी नीतियां हमें सीधी उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। अर्थात जो पुराने समय में जो सिद्धांत थे वो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों में एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया। अर्थात जो अंग्रेज़ थे वो ये कहते थे कि हम जो नियम बना रहे हैं उसमें भारतीयों में एकता और लोकतंत्र को हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो हिंदू मुसलमान जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर लोगों का बंटवारा कर रहे थे। इसलिए उन दोनों को ही लोगों ने अस्वीकार कर लिया और अगस्त 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। और कांग्रेस ने मजबूर होकर ये घोषणा की 1940 में कि जो अंग्रेज़ों की नीतियां हैं वो जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से वो उकसाती हैं और भड़काती हैं। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं, हम सांप्रदायिक समस्या का कोई हल ना ढूंढ सकें तो सब पार्टियों को मजबूर हो। अर्थात उन्होंने लोगों के सामने, जो ब्रिटिश सरकार थी वो लोगों के सामने, सभी के सामने ये कहने लगे कि जो हमारी नई व्यवस्था है उसमें भारत की एकता को बलि भी चढ़ानी पड़े तो ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अर्थात जो अंग्रेज़ों की नीतियां थी वो भारतीयों को धीरे धीरे समझ आने लगी और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें कुछ यहाँ की ज़मीन की उपज है और कुछ जन्म देकर उसका पोषण अंग्रेज़ों ने किया है। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हैं, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। अर्थात बच्चों, इसके कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो
उच्च वर्ग के लोग थे, जो सामंती थे, उन लोगों का ये जो आवाज़ थी, या वो लोग जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ देते थे। लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो थे अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग पुराने थे, जिनकी अपनी ज़मीनें थी, वो ज़मीनों के आधार पर, क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ था और उनका पालन पोषण अंग्रेज़ कर रहे थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। बीते दिनों में अंग्रेज़ों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित कर उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही है। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था, जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी। भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दोनों ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है, तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है, अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ है और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई है। अर्थात मिस्टर जिन्ना की मांग के आधार पर एक नया सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने घोषणा ये की कि बच्चों कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। अर्थात उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो संप्रदायों में भारत को बांट दिया। और लेकिन नेहरू जी ने कहा कि मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तो बहुत से जो राष्ट्र हैं, यहाँ तक कह देंगे अतीत में भारत का विकास बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ है। मिस्टर जिन्ना के दोनों राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्याओं का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे भारत के थे। अर्थात ये भारत के जो दो राष्ट्र थे वो क्या थे, उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।